नमस्कार मित्रों, आज वाली क्लास में अपन अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन ने प्लेटो के बारे में पढ़ा। जो प्लेटो की जीवनी है, जीवन परिचय है, पुस्तकें हैं, उसका न्याय सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है, दार्शनिक राजा है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने विस्तृत तौर से अध्ययन किया। अब अगला विचार है अरस्तु, जिसका जन्म 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ है। यानी कि ये बात आपको परीक्षा में भी पूछी जा सकती है कि जो अरस्तु का जन्म है वो कहाँ पर हुआ। 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर उसका जन्म हुआ है। अब देखो, जो अरस्तु है वो प्लेटो का शिष्य था, और जो प्लेटो ने अकादमी के नाम से शिक्षणालय खोला था उसमें अरस्तु ने शिक्षा ग्रहण की। लगभग 20 वर्ष तक उसने जो है प्लेटो की जो कार्य थी वो उसमें शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही अरस्तु के मन में ये था कि उन्हें इस अकादमी का प्रधानाचार्य या मैंने जिसके अपना अध्यक्ष कहा है वो अध्यक्ष का पद उसमें लेना चाहता था। लेकिन अरस्तु को वो पद नहीं मिला क्योंकि अरस्तु विदेशी था। अरस्तु एथेंस का नाम था, तो इस कारण विदेशी होने के कारण वो पद उसे नहीं मिला और उसके मन में एक गहरी निराशा उत्पन्न हुई। आगे चलकर अरस्तु ने भी एक लीसियम नाम से शिक्षणालय खोला था। लीसियम नाम से यह आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। लीसियम के नाम से उसने एक शिक्षणालय खोला था, इस प्रकार प्लेटो ने अकादमी के नाम से खोला। तो जो अरस्तु है वो राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, और अरस्तु को जनक क्यों कहा जाता है, ये अपन बाद में चर्चा करेंगे। इसके अलावा वह दर्शन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, इन सब तर्कशास्त्र, इनका भी जो है मेन रचनाकार वो रहा, उनका भी जन्मदाता वो रहा। तो जो अरस्तु है यानी कि प्लेटो की मृत्यु तक वो उसके जो शिक्षा अकादमी में वहां अध्ययन करता रहा। इसके बाद वो सिकंदर, जो सम्राट सिकंदर जिसको कहा गया है विश्व विजेता के लिए वो निकला था, विश्व विजय, उसका गुरु भी बना रहा। और सम्राट सिकंदर जो है अरस्तु का बहुत ज्यादा सम्मान करता था, और लगभग 362 वर्ष तक वो जीवित रहा। लगभग 62 वर्ष तक लगभग उसने जीवन जिया। और अरस्तु ने अपने 62 वर्ष के जीवन काल में यूनान के इतिहास में लास्ट में उसने एक संकटपूर्ण दौर देखा, और फॉस्टर ने उसके बारे में लिखा। उस समय अपने समय के चलो का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और समकालीन नेताओं से बिल्कुल विरक्त रहा। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो आगमना पद्धति है, जिसे मायूरी या परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक, अरस्तु की तार्किक और आगमनात्मक पद्धति उसकी रही। अब देखते हैं आनुभविक और आगमनात्मक। एक बार मैं लिख देता हूं, आनुभविक व आगमनात्मक। अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति है वो अनुभविक और आगमनात्मक है, ये बात आप ध्यान रखें। अब जो अरस्तु की रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? अरस्तु की पहली रचना है पॉलिटिक्स। अरस्तु की जो पहली रचना है पॉलिटिक्स, वो दूसरा है एथेंस का संविधान। अरस्तु की रचनाएं आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान, पॉलिटिक्स को जो है 8 भागों में डिवाइड किया गया है। अरस्तु की यहाँ प्रसिद्ध रचना है, और राजनीति विज्ञान पर सर्वश्रेष्ठ इसको रचना कहा गया है पॉलिटिक्स को, और दूसरी रचना है उसकी एथेंस का संविधान। तो ये तो हो गया अरस्तु का जो सामान्य जीवन परिचय वो है। अब देखिए अरस्तु के राज्य संबंधी विचार को, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ये अपन देखते हैं एक बार। अरस्तु को राजनीति विज्ञान
विज्ञान का जनक कहने के कारण। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने के कारण। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने के कारण, यानी कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ऐसा कौन सा कार्य किया है उसको एक जनक या पिता की संज्ञा उसको दी जाती है। तो ये अपन देखते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने के कौन से कारण है, यानी कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। ये आपको परीक्षा में 5 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, उसके कारण लिखिए। तो ये है इसका नंबर पहला कारण है कि विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा मैंने लिखा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। तीसरा मैंने लिखा है यथार्थवादी विचार। नंबर 4 मैंने लिखा आगमनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 5 है सरकार के है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अब देखिए राजनीति विज्ञान का जनक कहने के कारण हम विस्तृत तौर से यहाँ देते हैं कि विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी कि अरस्तु ने पॉलिटिक्स की रचना करने से पहले लगभग 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण किया और उन संविधानों को पढ़ने के बाद इसमें जो चेंजिंग करना था वो चेंजिंग किया और राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान की। इस प्रकार से साइंस के विषयों में होता है, जैसे अरस्तु को प्राणीशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, तो एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। 158 देशों का संविधान पढ़ने के बाद उसको लगा कि वास्तव में इन चीजों में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, तो विषय के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण किया और एक नई दिशा प्रदान की। दूसरा कारण जो है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करना। इससे पहले देखिए अपन ने प्लेटो पढ़ा, तो प्लेटो के जो सिद्धांत उनमें सिर्फ नीति को प्रधानता दी गई, जबकि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान और नीति में पृथक्करण किया और दोनों को परिभाषित किया। राजनीति विज्ञान और नीति को एक दूसरे से पृथक करके राजनीति को स्वतंत्र विज्ञान की स्थिति प्रदान की है अरस्तु ने, और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान सही रूप से प्रारंभ होता है। एक राजनीतिक विचारक है डेनिंग को परिभाषा देते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास में अरस्तु का सर्वप्रथम महत्व इस तथ्य में है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया। यानी कि जो प्लेटो है और अरस्तु में क्या डिफरेंस है, प्लेटो क्या कहता है कि राजनीति और नीति एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित है, ये बात प्लेटो कहता है, ये अपने प्लेटो में पढ़ा। तो अरस्तु क्या कहता है, राजनीति का प्रतिपादन करते उसकी नीति दृष्टि नीति पर ही टिकी। अरस्तु ने राजनीति और नीति को अलग से एक दूसरे से पृथक करके राजनीतिक विज्ञान को एक अलग स्थिति प्रदान की है। तो एक स्वतंत्र विज्ञान का जो प्रदान किया है वो अरस्तु ने किया है। यथार्थवादी विचार यानी किसी चीज के पीछे पड़ने कर और उसके लिए एक मध्यम मार्ग का विकास करना या कोई बीच का रास्ता निकालना। यानी कि अरस्तु ने सदैव भी अतिशयोक्ति से बचते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। कैटलिन जो है और कैटलिन के शब्दों में कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। और ये बात आप ध्यान रखना कि 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने प्लेटो आपको पढ़ाया तो उस समय मैंने बताया था कि कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत किसने दिया, सार्वविवेकता का सिद्धांत किसने दिया, उसी प्रकार से मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया, तो आप याद रखना अरस्तु ने। अरस्तु में प्रथम राजनीतिक विचारक जिसने इस राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार किया। उसने सदैव भी अतिशयोक्ति के मार्ग से बचते हुए मध्यम मार्ग का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। अगला गुण है आगमनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि 158 देशों का उसने संविधानों का अध्ययन किया, तो उसने वास्तव में तुलनात्मक रूप से क्या चीज सही होनी चाहिए और क्या सही है, कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है। तो इस प्रकार उसने तुलनात्मक रूप से उसने विश्लेषण किया है और इन व्यवस्थाओं में ऐतिहासिक रूप से और विद्यमान स्वरूप का अध्ययन तथा संपूर्ण तथ्यों की तुलना
सरकार के अंगों का निरूपण, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे कि अरस्तु ने सभी धर्मों का वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार से सरकार के अंगों का भी निरूपण किया है। उसने सरकार के 3 अंग बताए, नीति निर्धारण, प्रशासकीय और न्यायिक, इन रूप बताए हैं। अगला बिंदु है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। जिस प्रकार से प्लेटो में अपन ने पढ़ा, उसने सिर्फ नीति को प्राथमिकता दी, यहाँ अरस्तु ने नीति की बजाय कानून को सर्वोच्चता प्रदान की, यानी कानून का शासन उसने माना है। इस आधार पर ही उसको संविधानवाद का जनक भी कहा जाता है। तो ये बिंदु आपको परीक्षा में पूछी जा सकते हैं, लेकिन आप नोट कर लीजिए कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहने के कौन से कारण हैं। तो ये 5 कारण में लिखे हैं कि विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसने विकसित किया है, राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान करने में सहायता की है, यथार्थवादी विचार रहा है, आगमनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन उसने किया है, सरकार के अंगों का निरूपण उसने किया है, कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन उसने किया है। तो ये हो गए अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहने के कारण। अब देखिए अरस्तु के राज्य संबंधी विचार और राज्य का स्वरूप और विशेषताएं उसने कौन कौन सी बताई हैं। तो ये अपन देखते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, यानी कि अरस्तु राज्य के संबंध में क्या कहता है, ये अपन अभी पढ़ते हैं। अब देखिए अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अरस्तु क्या कहता है। देखिए प्लेटो से भिन्न विचार देता है अरस्तु। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कहता है कि जो राज्य है वो एक सामाजिकता का परिणाम है। राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है, यानी कि जैसे मान लीजिए मनुष्य समाज में रहता है, उसके आस पड़ोस के लोग रहते हैं, उसका परिवार रहता है, पत्नी पत्नी रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, बच्चे रहते हैं और वो परिवार का लालन पोषण करते हैं। ठीक है, जो परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो परिवार की रक्षा करता है। लेकिन अरस्तु कहता है कि सिर्फ रक्षा से ही काम नहीं चलता, उसकी भौतिक सुविधाएं हैं, उसके जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, संपत्ति है, तो उन सब चीजों के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन सब चीजों की पूर्ति किस प्रकार से हो तो इन सब चीजों के लिए कुटुंब का निर्माण होता है। लेकिन कुटुंब के द्वारा भी सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तो कुटुंब के द्वारा गांवों का विकास होता है और गांवों से यानी कि बड़े शहरों का निर्माण होता है और इस प्रकार धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है तो राज्यों का निर्माण होता है। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति केवल सुरक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं, इसलिए कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते, ग्राम के द्वारा व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़े निपटाने को सामूहिक व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम ही व्यक्ति की सभी भौतिक तथा नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते। तो जैसे मान लीजिए धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है तो गाँव से शहर, शहरों से बड़े राज्यों का निर्माण होता है। तो अरस्तु कहता है कि राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो इस प्रकार ग्राम और गांव से राज्य अस्तित्व में आए। तो ये बात कहता है अरस्तु। ये बात आपको 2 नंबर के तो नहीं पूछी जाएगी, लगभग 5 नंबर के सवाल में ये बात पूछी जा सकती है कि अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं वो किस प्रकार से हैं। अब अपन पढ़ते हैं कि राज्य का स्वरूप और विशेषताएं, यानी कि अरस्तु ने राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं वो अपन यहाँ देखते हैं एक बार। तो राज्य की विशेषताएं बताता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो कौन सी विशेषताएं हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। तो एक बार आप देखें कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है, दूसरी है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है, तीसरा है राज्य सर्वोच्च समुदाय है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है और नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। देखिए कि जो अरस्तु ने
राज्य की जो अवधारणा दी है, जो राज्य की कल्पना की है, जो राज्य की विशेषताएं बताई हैं, वो कौन सी होनी चाहिए। अरस्तु ये कहता है कि राज्य किस प्रकार का संगठन है और राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो यहाँ सबसे पहले चीज देखिए, राज्य स्वाभाविक समुदाय है। स्वाभाविक से मतलब है कि राज्य का जो जन्म है वो अपने आप हुआ है, यानी कि व्यक्ति से पूर्व का संगठन वो राज्य को बताता है। परिवार से ग्रामों का और ग्रामों से राज्य का जन्म हुआ है। यानी कि राज्य के संबंध में अरस्तु कहता है कि व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही की जा सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। एक राजनीतिक विचारक है सेवाएं, वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बंज फल के लिए बंजू वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक, उसी प्रकार मानव प्रकृति की उत्तम शक्तियों का विकास राज्य में ही होना स्वाभाविक है। यानी कि व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना परिवार का। तो जो राज्य का जो राज्य के संबंध में अरस्तु कहता है कि जितना परिवार उसके लिए आवश्यक है उतना ही राज्य को राज्य स्वाभाविक समुदाय है। दूसरी बात कहता है कि राज्य भी किसी पूर्व का संगठन है। अब देखिए, राज्य यानी कि व्यक्ति से पूर्व का संगठन और उससे पहले का संगठन है। इसका मतलब अरस्तु ये नहीं कहना चाह रहा कि जो अरस्तु कहना चाहता है कि पूर्णता पहले आती है